यस, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में अपन ने कर लिया था जैकोबियन और उसकी प्रॉपर्टीज। तो इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन जैकोबियन। जैकोबियन के ऊपर जो एग्जाम में क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं या एग्जाम में जो जैकोबियन के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखो पहली बात तो जैकोबियन क्या होता है। जैकोबियन क्या होता है कि दो या दो से अधिक राशियों का स्वतंत्र राशियों के सापेक्ष डिफरेंशियल होता है, पार्शियल डिफरेंशियल, ठीक है ना। यानी जब आपके पास में डिफरेंशियल टू और मोर क्वांटिटीज में हो तो उनको रिप्रेजेंट करने का जो एक जो वे है वो क्या होता है, जैकोबियन। क्या होता है उसको, जैकोबियन, जिसको अपन आगे टेंसर प्रॉपर्टीज आएगी या टेंसर फंक्शन आएगा उसके द्वारा भी अपन इसको शो करेंगे, उसमें भी इसका मोस्ट यूज होगा, ठीक है ना। तो पहले इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, यह है यदि UVW, देखो ये UVW आया ना, इसको अपन वही है जो अपन पहले U1 मान चुके, U2 मान चुके, U3 मान चुके। U1 की जगह U लिया है, U2 की जगह V लिया है, U3 की जगह W लिया। कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में U1 U2 U3 भी आ सकता है। कई बुक में क्या लिखा हुआ है, कुछ बुक में क्या लिखा हुआ है, ऐसे ही है। यदि UVW वक्र रेखी निर्देशांक हो तो सिद्ध कीजिए कि if UVW are curvilinear coordinates then prove that वक्र रेखा निर्देशांक हो तो सिद्ध कीजिए कि जैकोबियन ऑफ XYZ with respect to UVW is equal H1 H2 H3। Here H1 H2 H3 are scale गुणक, इसका मान गोलीय व बेलनी निर्देश तंत्रों में भी ज्ञात कीजिए। गोलीय व बेलनी निर्देश तंत्रों में भी ज्ञात कीजिए। इट्स वैल्यू ऑल्सो डिटरमाइन एंड स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट्स वैल्यू ऑल्सो डिटरमाइन इन स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन है। UVW इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, XYZ डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो XYZ है UVW के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इनका जो जैकोबियन XYZ का UVW के रेस्पेक्ट में वो H1 H2 H3 होता है, ये प्रूफ करना है। और इसकी वैल्यू स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी डिटरमाइन करनी है। H1 H2 H3 की वैल्यू दोनों में क्या होती है अपन प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां से डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो पहले अपन इसको प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं इसको साइड में लिख लेता हूं एक बार। यह है जैकोबियन ऑफ XYZ विद रेस्पेक्ट टू UVW इज इक्वल H1 H2 और H3, ये प्रूफ करना है। तो लिखिए सॉल्यूशन। देखो वी नो दैट, एक फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला चलता था। क्या था वो फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। फॉर्मूला ये है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस मैट्रिक्स को सोल्व कर लीजिए, ये अपने आप आ जाएगा। इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन A1 A2 A3 क्या है, इस A के तीनों कंपोनेंट, B1 B2 B3 क्या है, B के तीनों कंपोनेंट, C1 C2 C3 क्या है, C के तीनों कंपोनेंट। ये फर्स्ट ईयर में आपके EMT में फर्स्ट यूनिट में था भाई, ठीक है ना। और नहीं याद हो तो इसको अभी डायरेक्ट याद रख लो,
और या फिर इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो। पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो और फिर जो सॉल्यूशन आएगा उसका एक के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले लो, आ जाएगा सॉल्यूशन, है ना। ठीक है ना, ये कोई इक्वेशन 1 है। मुझे केवल A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 चाहिए। ठीक है ना, और ये क्या है, इनके कंपोनेंट्स है। तो सबसे पहले देखिए, सिंस जो R वेक्टर होता है, ये R वेक्टर क्या होता है, फंक्शन होता है कोऑर्डिनेट्स का। किसका, कोऑर्डिनेट्स का। और वो कोऑर्डिनेट कौन से, x y और z, x y और z। यदि मैं इसका डिफरेंशियल करूं तो क्या आएगा, dr इज इक्वल डेल आर अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल आर अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। सही कर रहा हूं। अब देखो, या इसको चेंज करूं, चेंज कर दूं इसको, ठीक है ना। या फिर चलो इसको देखो एक बार, मुझे ये चाहिए ए वेक्टर कंसिडर करके मुझे A1 A2 और A3 की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, और A1 की वैल्यू क्या आएगी वो भी आपको बता रहा हूं। A1 की वैल्यू आएगी डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल यू। और A2 की वैल्यू आएगी डेल वाई अपॉन डेल यू, और A3 की वैल्यू आएगी डेल जेड अपॉन डेल यू। ऐसा कुछ आएगा। या फिर ये हो सकता है, यहां पर इसकी वैल्यू ये हो डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल एक्स अपॉन डेल जेड, या फिर ऐसा हो, या फिर ऐसा हो। तो कैसे करो इनको चेंज, इनको चेंज कैसे करें भाई। और स्केल फैक्टर लेने के लिए ये डेल आर अपॉन डेल U1 होना चाहिए, डेल आर अपॉन डेल U1, यानी डेल आर अपॉन डेल यू। तो इसको ऐसे कर लो, हो जाएगा। ये लो, सिंस आर वेक्टर इज इक्वल क्या होता है, आई केप एक्स प्लस जे केप वाई प्लस के केप जेड। इससे होगा ये बिल्कुल इजीली। क्या करें, यू के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर ऑन टेकिंग पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू यू, ऑन टेकिंग पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू यू, इस आर का डेल आर अपॉन डेल यू, आई के कांस्टेंट एक्स का डेल एक्स अपॉन डेल यू, जे के कांस्टेंट डेल वाई अपॉन डेल यू, के कांस्टेंट डेल जेड ओवर डेल यू। ठीक है, लेट डेल आर अपॉन डेल यू को मैंने क्या मान लिया, ए वेक्टर। समझना इसको, डेल आर अपॉन डेल यू को मैंने क्या मान लिया, ए वेक्टर। तो ये अपने आप A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। भाई ये तीनों इसके कंपोनेंट ही तो है ना, ये तीनों इसको क्या है, कंपोनेंट। देन A1 क्या है, डेल एक्स अपॉन डेल यू, A2 क्या है, डेल वाई अपॉन डेल यू, A3 क्या है, डेल जेड ओवर डेल यू। ये इक्वेशन सेकंड है भाई, कंप्लीट। समझ में आ रहा है ये। अरे भाई ऐसे तो लिखोगे ना, ए वेक्टर इज इक्वल आई केप A1 प्लस जे केप A2 प्लस के केप A3। यदि ये A है तो ये A1, तो ये A2, तो ये A3। ये A है तो ये A1, ये A2, ये A3। ऐसे ही कर लो। ऐसे में आगे यदि V के सापेक्ष करूं तो यहाँ पर V हो जाएगा, और Z के लिए तो Z हो जाएगा। तो करता हूं मैं सिमिलरली। देखो, इफ डेल आर अपॉन डेल वी को मैं क्या ले लूं, B। इस U की जगह V कर दो और B मान लो, तो देन B1 क्या हो जाएगा, ये डेल एक्स अपॉन डेल V हो जाएगा। B2 क्या हो जाएगा, डेल Y अपॉन डेल V हो जाएगा। और B3 क्या हो जाएगा,
डेल जेड अपॉन डेल वी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये इक्वेशन थर्ड आ गई भाई, ये इक्वेशन थर्ड। एंड डेल आर अपॉन डेल डब्ल्यू के लिए कर दें तो, और इसको सी मान लें, देन C1 क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू, C2 क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल डब्ल्यू, और C3 क्या हो जाएगा, डेल जेड ओवर डेल डब्ल्यू। और ये इक्वेशन 4 आ गई भाई। तो इस इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ को फर्स्ट में रख दो, समीकरण 2, 3, 4 को एक में रख दो और फिर सोल्व कर लो केवल। तो करते हैं इसको सोल्व। ये पता ना क्या क्या ये जुगाड़, यूज इक्वेशन 2, 3 and 4 in equation 1, 2, 3 and 4 in equation 1। ए वेक्टर की वैल्यू डेल आर अपॉन डेल यू, डेल आर अपॉन डेल यू, यू। बी वेक्टर की वैल्यू डेल आर अपॉन डेल वी, क्रॉस डेल आर अपॉन डेल डब्ल्यू, ठीक है। ये वैल्यू डेल एक्स अपॉन डेल यू, ये वैल्यू डेल वाई अपॉन डेल यू, और ये डेल जेड अपॉन डेल यू। ये तो है ना A1, A2, A3 की वैल्यू यहां से। अब आगे इसकी वैल्यू डेल एक्स ओवर डेल वी, डेल वाई ओवर डेल वी, और ये डेल जेड ओवर डेल वी, और ये डेल एक्स, ये लास्ट वाली वैल्यू डेल एक्स ओवर डेल डब्ल्यू, डेल वाई ओवर डेल डब्ल्यू, डेल जेड ओवर डेल डब्ल्यू। करो भाई यहाँ तक करो इसको। देखो भाई, डेल आर ओवर डेल यू, और ये डेल आर ओवर डेल वी, डेल आर ओवर डेल डब्ल्यू, ठीक है। ये जैकोबियन को शो कर रहा है क्या? जैकोबियन की डेफिनेशन यही थी ना कि देखो x का u v w तीनों के रेस्पेक्ट में, y का u v w तीनों के रेस्पेक्ट में, z का u v w तीनों के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर जैकोबियन को शो कर रहा है, जैकोबियन x y z विद रेस्पेक्ट टू u v w। ये इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ये इक्वेशन 5। अब देखो बेस वेक्टर को जो डेफिनेशन आई थी वो क्या थी? सिंस बेस वेक्टर आधार सदिश, आधार सदिश क्या था वो देखना एक बार। आधार सदिश था b1, b1 को लिखते हैं अपन डेल r अपॉन डेल u1, u1 की जगह u, समझना इसको, ठीक है ना। ये हो गया। और एक है b2, b2 की जगह डेल r अपॉन डेल v, और एक है b3, b3 की जगह डेल r अपॉन डेल w। लिख दिए तीनों बेस वेक्टर, आधार सदिश तीनों आ गए। साथ में और देखो ये भी था यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या था? एकांक सदिश। E1 के क्या था? B1 वेक्टर अपॉन H1, H1 क्या था? स्केल फैक्टर, याद आ रहा होगा। तो यहां से B1 क्या है आपके पास में? डेल R अपॉन डेल U, H1 E1, तो यहां पर कर दे E1 कैप H1 कर दे। और E2 कैप क्या था? B2 वेक्टर अपॉन H2, तो यहां से B2 वेक्टर क्या है? डेल R अपॉन डेल V, डेल R अपॉन डेल V। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? ये E2 कैप H2, एक है E3 कैप, ये क्या है? B3 वेक्टर अपॉन H3, तो यहां से B3 वेक्टर की वैल्यू डेल R अपॉन डेल W, इसको यहां पर मल्टीप्लाई, तो ये E3 कैप H3। और ये इक्वेशन 6 को 5 में रख दो, आंसर आ गया। रखो भाई, इसको रखो।
लिख लेना, यूज इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5, यूज इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5। On using equation 6 in equation 5, equation 6 in equation 5 क्या आ रहा भाई? देखो ये तीनों वैल्यू, ये वाली है E1 कैप H1, E2 कैप H2, E3 कैप H3। तो E1 कैप H1 डॉट E2 कैप H2, E3 कैप H3, ये जेकोबियन एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। H1 H2 H3 कांस्टेंट क्वांटिटी, स्केल फैक्टर बाहर ले लें तो ये तो H1, ये H2, ये H3। यहाँ पर क्या है? E1 कैप, यहाँ पर क्या है? E2 कैप, और ये क्या है? E3 कैप इज इक्वल जेकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। ठीक है, तो H1 H2 H3 यह है E1 कैप, E2 कैप क्रॉस E3 कैप, यानी J कैप क्रॉस K कैप क्या होता है? I कैप। I कैप का मतलब E1 कैप, E1 कैप इज इक्वल जेकोबियन एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। E1 कैप E1 कैप यानी I कैप डॉट I कैप की वैल्यू 1, तो यहाँ पर H1 H2 H3 ये बच रहा है। पहले मैं इसको लिख देता हूँ, जेकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू इज इक्वल H1 H2 H3। हैंस प्रूव, लिखो लिखो भाई इसको। आगे इसमें क्वेश्चन में और भी पूछा था कि इट्स वैल्यू आल्सो डिटरमाइन इन स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो वो डिटरमाइन करना है। देखो एक नंबर, इन स्फेरिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, गोलीय निर्देश तंत्र में। देखो भाई वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। H1 की वैल्यू 1 थी, H2 की वैल्यू R थी और H3 की वैल्यू R sin थीटा थी, यही थी ना। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? देन जेकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रेस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू इज इक्वल H1 की वैल्यू 1, ये वैल्यू R, ये वैल्यू R साइन थीटा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर साइन थीटा, R स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही सिलेंड्रिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और देख लीजिए। सेकंड, इन सिलेंड्रिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन सिलेंड्रिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस H1 की वैल्यू 1 थी। जिन्होंने ये पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं भाई, पहले वो देख लें, उसमें ये सब कुछ अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। H2 की वैल्यू रो और H3 की वैल्यू 1। देन जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रेस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू इज इक्वल रो। ओवर हो गया कंप्लीट ये। और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वहां पर ये वैल्यू 1 आएगी। H1 भी 1 था, H2 भी 1 था और H3 भी क्या था? 1। यहां पर ये वैल्यू 1 आएगी। करो इसको, यहां तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख देता हूं।
prove that Jacobian of xyz with respect to u v w is equal माइनस, ये माइनस है या प्लस है वो देख लेना भाई, शायद माइनस है, माइनस यू स्क्वायर वी, वेयर जो x प्लस वाई प्लस जेड है वो तो है u, और y प्लस जेड है वो है यू वी, और z है यू वी डब्ल्यू। ये क्वेश्चन है, लिखो भाई, इसको लिखो, इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। लिखो इसको, देखिए इसका सॉल्यूशन। वापस लिख देते हैं इसको, इसको लिख लेना, फिर मैं कर रहा हूं यहां पर से सॉल्यूशन, ठीक है ना, मेरे पास तो लिखा हुआ ऑलरेडी। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं, इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूं, इसको इक्वेशन 3 दे रहा हूं। यूज 2 in 1, दो को एक में रखो, x y प्लस जेड की वैल्यू यू वी इज इक्वल यू, एक्स इज इक्वल यू, माइनस हो जाएगा ना इस साइड, माइनस यू वी, तो x इज इक्वल यू, चलो ऐसे ही छोड़ दो, ये इक्वेशन 4th। अब क्या करना है, थर्ड को सेकंड में रखना है, यूज 3 in 2, 3 in 2, y प्लस जेड की वैल्यू यू वी डब्ल्यू इज इक्वल यू वी, तो y इज इक्वल यू वी माइनस यू वी डब्ल्यू, ये इक्वेशन 5। एंड में इसको लिख रहा हूँ z इज इक्वल यू वी डब्ल्यू, वापस ऐसे कैसे, ये इक्वेशन 6 लिखो, इक्वेशन 6 एज इट इज लिख दिया मैंने। अब इनका केवल डिफरेंशियल करना और कुछ नहीं करना, केवल डिफरेंशियल। 4 5 6 आ गया, अब इनका केवल डिफरेंशियल। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4, समझ लेना इसको, मैं x का u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कर रहा हूं, x का u के रेस्पेक्ट में, तो u का u के रेस्पेक्ट में 1 माइनस u का 1 v बच गया, 1 माइनस v, ठीक है ना। अब इस x का मैं v के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कर रहा हूं, v के रेस्पेक्ट में, यहां पर u है जो कांस्टेंट है तो 0, तो माइनस u, माइनस u, डेल x ओवर डेल w, यहां पर w है ही नहीं तो u v कांस्टेंट, तो इज इक्वल 0। ये इक्वेशन 7 एक साथ, ठीक है। आगे और देखो, फ्रॉम इक्वेशन 5, ऐसे 5 के लिए करना है, डेल वाई अपॉन डेल यू, देखो भाई 5 यही है ना, u के रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में u का 1 v बच गया, येलो v, माइनस u का 1 v w, v w, तो मैं इसको लिख रहा हूं v कॉमन 1 माइनस w, 1 माइनस w, ऐसे ही डेल y ओवर डेल v करूंगा, v का 1 u बच गया, v का 1 u w बचेगा, तो u कॉमन 1 माइनस w, ठीक है ना। और लास्ट में डेल y ओवर डेल w, u v का 0 w का 1, तो माइनस u v, ये इक्वेशन 8, ये इक्वेशन 8। ऐसे फ्रॉम इक्वेशन 6, फ्रॉम इक्वेशन 6 डेल z ओवर डेल u का 1 वी डब्ल्यू बच रहा है भाई, डेल z ओवर डेल v का 1 u w बच रहा है भाई,
डेल जेड ओवर डेल डब्लू, और ये यू वी बचेगा। ये इक्वेशन 9, ये इक्वेशन 9। अब कुछ नहीं करना, केवल जैकोबियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है और सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे? देखो, जैकोबियन ऑफ एक्स नाउ जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रेस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रेस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू कैसे करेंगे? एक्स का तीनों के रेस्पेक्ट में कर दो, डेल एक्स ओवर डेल यू, डेल एक्स ओवर डेल वी, डेल एक्स ओवर डेल डब्ल्यू। अब इस वाई का कर दो तीनों के रेस्पेक्ट में, डेल वाई ओवर डेल यू, डेल वाई ओवर डेल वी, डेल वाई ओवर डेल डब्ल्यू। अब जेड का कर दो, डेल जेड ओवर डेल यू, डेल जेड ओवर डेल वी, डेल जेड ओवर डेल डब्ल्यू। ये लो भाई। और ये जो इक्वेशन 7, 8, 9 है इसका यूज कर दो, कर दे इसका यूज। ऑन यूजिंग इक्वेशन 7, 8 एंड 9, 7, 8, 9 का उपयोग करने पर जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रेस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू क्या हो जाएगा? देख लो वैल्यू, टीप टीप के लिख दो। 1 माइनस वी माइनस यू 0, ये v 1 माइनस डब्लू, ये u 1 माइनस डब्लू, ये माइनस यू वी, ये वी डब्लू, ये यू डब्लू, ये यू वी। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। करो भाई, इसको करो। करो भाई, इसको करो, करते हैं। चलो देखो, पहले इसके लिए सोल्व करेंगे। 1 माइनस वी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, क्या हो जाएगा? ये u1 माइनस डब्लू और ये uv से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर माइनस में आएगा तो एक माइनस पहले से है, प्लस ये तो uv और ये uw। फिर माइनस में, ये माइनस में, लेकिन ये माइनस पहले से है तो प्लस u, ये इससे मल्टीप्लाई होगा v 1 माइनस डब्लू और ये uv, और फिर ये माइनस पहले से आ रहा तो प्लस uv और ये vw, और ये वाला 0, ये कंपोनेंट 0। तो कर लो इसको सॉल्व। 1 माइनस वी, ये देखो u इंटू यू, यू स्क्वायर वी, ये 1 माइनस डब्ल्यू, एक एक सोल्व कर लेंगे थे। चलो, प्लस यू इंटू यू, यू स्क्वायर और ये यू वी डब्ल्यू, ये प्लस यू, ये देखो भाई v इंटू वी स्क्वायर, तो u वी स्क्वायर, ये 1 माइनस डब्ल्यू, और ये v इंटू वी स्क्वायर, तो u वी स्क्वायर डब्ल्यू, ठीक है। 1 माइनस वी, 1 से मल्टीप्लाई यू स्क्वायर वी माइनस यू स्क्वायर वी डब्ल्यू, प्लस यू स्क्वायर वी डब्ल्यू, प्लस यू 1 से मल्टीप्लाई यू वी स्क्वायर माइनस यू वी स्क्वायर डब्ल्यू, प्लस यू वी स्क्वायर डब्ल्यू। ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट। तो अब क्या बन रहा है? ये 1 माइनस वी, ये यू स्क्वायर वी प्लस यू वी
स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई यू स्क्वायर वी माइनस यू स्क्वायर वी स्क्वायर और ये प्लस यू स्क्वायर वी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, ये आंसर आ रहा है यू वी। तो क्वेश्चन में आप प्लस का यू वी कर लेना, क्वेश्चन में कर लेना प्लस का यू स्क्वायर वी, और ये हो गया हैंस प्रूव। करो भाई, इसको करो, इसको करो भाई। ये 2 क्वेश्चन थे जो काफी बार एग्जाम में पूछे हुए थे, ठीक है ना। रब कर देता हूं मैं। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपन डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन नेक्स्ट है डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फलन, डिराक डेल्टा फलन। ठीक है भाई, देखो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये एक स्पेशल फंक्शन है, ये एक स्पेशल फंक्शन है जिसका आपके जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया या मैथमेटिकल फिजिक्स की भी आगे कुछ यूनिट्स आएगी, क्वांटम मैकेनिक्स में इसका मोस्ट यूजफुल होता है ये फॉर्मूला। एक स्पेशल फंक्शन है जो मोस्ट यूजफुल है किसमें, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में और क्वांटम मैकेनिक्स में। किन केसेज में, किसी भी क्वांटिटी का इफेक्ट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का इफेक्ट किसी एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर हो या किसी फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर हो या किसी फिक्स पोजीशन के ऊपर हो, तो उस क्वांटिटी को अपन डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ में रिलेट करके शो करते हैं। डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ में रिलेट करके शो करते हैं। जैसे अभी मैं कॉलेज में हूँ तो एक मैं ऐसा फंक्शन काम में लूँगा कि मेरी जो पोजीशन है वो उस कॉलेज में शो हो और जगह पर जीरो हो, और जगह पर क्या हो, वो जीरो। तो एक इस प्रकार का फंक्शन फिजिक्स में, एक इस प्रकार का फंक्शन जिसके द्वारा किसी फिजिकल क्वांटिटी का इफेक्ट किसी एक फिक्स्ड टाइम के ऊपर हो, फिक्स्ड पोजीशन के ऊपर हो, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, उसे डिराक डेल्टा फंक्शन कहते हैं। कैसे, किन किन केसेस में, एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे स्ट्रेस या फिर इम्पल्स, नाम सुना हुआ है, आवेग। क्या नाम सुना ना, आवेग। क्या होता है, जैसे कोई एक क्रिकेट में कोई एक बैट्समैन है, वो यहाँ पर बैट लेके खड़ा है, उस साइड से कोई बॉलर आएगा, बॉलर उस बॉल को थ्रो करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बॉल जब उस बैट को हिट करेगी तो हिट करने से पहले वो जो बैट है, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, तो वहाँ पर इम्पल्स जीरो रहेगा। लेकिन जैसे ही वो बॉल उस बैट को हिट करेगी, एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में, एक इनफाइनाइटेसिमल टाइम में, अत्यंत सूक्ष्म समय में वो जो बॉल है वो बैट से हिट करेगी और वो एक इनफाइनाइट, एक यानी लॉन्ग डिस्टेंस तक वो जाएगी। तो क्या हुआ, जब वो बॉल बैट के कांटेक्ट में आई, उससे पहले जीरो था, कांटेक्ट में आने से पहले जीरो, और कांटेक्ट के बाद में भी जीरो, तो वो कांटेक्ट बहुत कम टाइम में हुआ, कांटेक्ट बहुत कम टाइम में हुआ। ऐसे मान लो फोर्स कितना था, F, क्या था, फोर्स था F, और वो ऐसे मान लो टाइम था, जैसे जो उस इवेंट, उस क्रिकेट मैच को देख रहा था, उस टाइम था 2:08। मान लिया मैंने, एग्जांपल माना है। तो F डिराक डेल्टा फंक्शन को शो करोगे डेल से, और यहाँ पर t-208 ये है। इस प्रकार का फंक्शन होता है डिराक डेल्टा फंक्शन, यानी टाइम की वैल्यू क्या थी, 2.08। ये वैल्यू थी ना, टाइम की वैल्यू 2.08 थी, तब फोर्स था F, और यदि ये मैं नहीं लूं तब ये अपने आप जीरो हो जाएगा। यानी इसकी दो ही वैल्यू होगी, या तो होगी 1 या होगी 0। t का वैल्यू ये हो जाएगी
तब तो 1 मानते हैं, ये माइनस नहीं है, इसको कई बार कोमा से भी शो करते हैं। दोबारा समझो, कोई क्वांटिटी है F, फोर्स लग रहा है, यदि वो फोर्स घड़ी में 2:08 पे लग रहा है, एक टाइम पे लग रहा है ना, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब कि यहां पर जब समय का मान 2:08 था तब इसकी वैल्यू बन जाएगी, तो फोर्स बच जाएगा F। और जब t नॉट इक्वल 2.08 था, 2:08 से पहले और बाद में, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। उस कंडीशन में ये 0 होते, टोटल फोर्स अपने आप 0 हो गया, ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी 0। अब समझो एक ग्राफ के द्वारा, एक ग्राफ के द्वारा समझो इसको कैसे, फंक्शन कैसा होता है ये, और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। मान लीजिए मैं कोई इस साइड ले रहा हूं फोर्स F, इस साइड ले रहा हूं टाइम, ये यहां -2 सेकंड है और यहां पर 2 सेकंड है, मान लिया मैंने, मान लिया है ना। इस 2 सेकंड में मैंने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, 4 न्यूटन का फोर्स, ये 4 न्यूटन, ये 8 न्यूटन, 12 न्यूटन, इस प्रकार से। तो 2 ये 4 गुणा 4 16 न्यूटन इंटू सेकेंड, ये हो गया इंपल्स, आवेग। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है सेम आवेग, सेम इंपल्स बनाना है, लेकिन टाइम कम रखना है। सेम इंपल्स देना है लेकिन टाइम कम रखना, तो क्या करना पड़ेगा, ये लो 16 लेके आना है ना। तो यहां पर मैं क्या करूं, जैसे इसको 8 तक लेके जाऊं, ये लो 8 तक लेके गए, तो यहां पर क्या कर दो, 1 कर दो, -1 +1, 2 सेकंड गुणा 8, 8 × 16 हो गया। अब मुझे क्या करना है, टाइम और कम करना है और इंपल्स सेम रखना है, तो इसको मैं 16 तक लेके जाऊं, ये लो 16 तक लेके गया, और यहां पर क्या हुआ, -1/2 और प्लस का 1/2, तो ये 1 हो गया ना, और ये 16 हो गया। तो इस प्रकार की क्वांटिटी जो बहुत कम टाइम तक लगती है, वो उसको अपन इनफाइनाइट के द्वारा शो करेंगे। एक इनफाइनाइट स्पाइक, एक अनंत ऊंचाई के शिखर के द्वारा शो करते हैं, ऐसे ही करेंगे ना अपन शो। तो इस प्रकार के जहां पर फंक्शन हो, किस प्रकार के फंक्शन, इस प्रकार के फंक्शन, इस प्रकार के अत्यंत ऊंचाई के फंक्शन हो, बहुत कम टाइम में इसकी वैल्यू इस पॉइंट के आसपास ही रहे, इधर और इधर 0 हो जाए, तो उस फंक्शन को कहते हैं अपन डिराक डेल्टा फंक्शन। क्या कहते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन। तो लिखते हैं इसकी परिभाषा, डेफिनेशन देखना, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। एक विमीय डिराक डेल्टा फलन, एक विमीय डिराक डेल्टा फलन को एकांक क्षेत्रफल के अत्यधिक ऊंचाई व संकीर्ण यानी बहुत कम संकीर्ण चौड़ाई के शिखर द्वारा निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है, निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। डिराक डेल्टा फंक्शन एक इस प्रकार का फंक्शन है जिसका एरिया यूनिट होता है। क्या होता है, एरिया यूनिट। ये ऐसे बोल रहा है, इस साइड में ले लूँ x, इस साइड ओरिजिन पॉइंट ले लूँ यहाँ पर, और डिराक डेल्टा फंक्शन को मैं शो करूँगा डेल x के द्वारा। इस प्रकार शो करेंगे इसको, इस प्रकार से। और ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये होता है 1 एकांक क्षेत्रफल, यूनिट एरिया, यूनिट एरिया, ये लिख लेना। इंग्लिश में लिखता हूं मैं, द वन डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन represent as a
स्पाइक ऑफ यूनिट एरिया ऑफ वेरी हाई हाइट एंड narrow width is below. The one-dimensional Dirac delta function represent as a spike of unit area of very high height and narrow width as below. इस प्रकार से, ठीक है ना। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टीज होती है डेल एक्स, इसकी दो वैल्यू होती है, इनफाइनाइट, जीरो पे है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, जब x इज इक्वल जीरो, एक्स जीरो के इस साइड, ये जो पॉइंट ये बहुत कम होता है, बिल्कुल पास में होता है, और जीरो जाएगी इस साइड और इस साइड। जब x की वैल्यू जीरो नहीं है तब तो जीरो, और जीरो है तो इनफाइनाइट, जीरो नहीं है तब तो जीरो, और जीरो है तो इनफाइनाइट। समझ लेना इसको अच्छे प्रकार से, ठीक है ना। और इसका एरिया माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल एक्स डी एक्स, ये इसका एरिया होता है 1। क्या होता है? 1। डेल एक्स डी एक्स की वैल्यू 1। अरे भाई डेल एक्स तो ये वाला, डी एक्स ये वाला, तो लंबाई इंटू चौड़ाई हुई, क्षेत्रफल हो गया ना, ये 1 होता है, ये हो गया, कर लो। इस प्रकार के फंक्शन को कहते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन, जिसका मोस्ट यूज होता है भाई फिजिक्स में। आगे और देखो, यदि मैं इस पॉइंट को यहां पर लेके आ जाऊं तब क्या हो जाएगी? यदि डिराक डेल्टा फलन को x बराबर a पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो, if Dirac delta function displaced at x is equal a, if Dirac delta function लिख लेना, if Dirac delta function displaced at x is equal a, displaced at x is equal a, तो क्या हो जाएगा? इस साइड लेंगे डेल एक्स, लेकिन वो कहां पर आ गया? x बराबर a पर आ गया। कहां पर आ गया? x बराबर a पर, और वहां पर वो वैल्यू आ रही है इस प्रकार से। इस प्रकार से, तो इस कंडीशन में इसको कैसे लिखेंगे? डेल x माइनस a के द्वारा लिखेंगे। ये वैल्यू इनफाइनाइट रहेगी जब x बराबर a है, x बराबर a, और जब x नॉट इक्वल a है तो ये वैल्यू 0 है। और इस कंडीशन में इसका जो एरिया है वो लिखेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है ना। बात वही आ गई ना, x माइनस a, यानी 1 के ऊपर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, या इनफाइनाइट हो जाएगी, और ये वैल्यू इधर और इधर 0 हो जाएगी। बात वही है, पहले डेल एक्स था और अब डेल x माइनस a लिखा है। इसको लिखो। अब इसकी कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करेंगे, फिर जो बच जाएगी वो इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। भाई लिखो इसको यहां तक। लिख लिया होगा तो समझ में आ गया इसका यूज क्या है। यदि किसी क्वांटिटी का इफेक्ट एक ही टाइम पर हो, एक ही पोजीशन के ऊपर हो, उस टाइम के अलावा और उस पोजीशन के अलावा और कहीं पर नहीं हो, तो उस प्रकार की क्वांटिटी को अपन डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ शो करते हैं। क्यों? डिराक डेल्टा फंक्शन एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक सर्टेन टाइम पे और एक सर्टेन पोजीशन पे ही वो अपनी वैल्यू शो करता है, या तो 1 अदरवाइज 0, या तो 1 अदरवाइज 0। तो इस कारण डिराक डेल्टा फंक्शन इस प्रकार की क्वांटिटी को शो करेगा जो किसी एक निश्चित टाइम पे और किसी निश्चित पोजीशन के ऊपर अपना सिग्निफिकेंस रखता है, अदरवाइज उसका सिग्निफिकेंस 0 होता है। ठीक है ना, ये कर लेना। और इसका यूज कहाँ पर होता है? फिजिक्स में मोस्टली क्वांटम मैकेनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स है, वहाँ पर इसका यूज मोस्टली होता है। कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में चार्ज हो गया, या 2 प्लेटों के बीच में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इस प्रकार के केस में इसका यूज होता है। ठीक है ना।
अब 2-3 इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। डिराक डेल्टा फलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन फर्स्ट ये है डिराक डेल्टा फलन एक समफलन है। डिराक डेल्टा फंक्शन इज ए इवन फंक्शन, इज ए इवन फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन इज ए इवन फंक्शन। देखो कैसे, दैट इज अर्थात डेल एक्स इज इक्वल डेल माइनस एक्स बराबर होते हैं। कैसे देखो, सिंस तो ऐसे आता है डेल एक्स डी एक्स लिमिट माइनस इनफाइनाइट और प्लस का इनफाइनाइट तक क्या होता है 1। यूनिट एरिया एकांक क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो x को माइनस एक्स से प्रतिस्थापित करने पर लिखना ना, रिप्लेस x टेंड्स टू माइनस एक्स, x टेंड्स टू माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा देखना, अच्छी तरह देखना। माइनस की जो लिमिट थी वो प्लस की लिमिट में चेंज, और प्लस वाली लिमिट, क्योंकि लिमिट x की तो है ना, तो प्लस एक्स माइनस एक्स में और माइनस एक्स प्लस एक्स में, डेल x की जगह माइनस एक्स और डी एक्स की जगह माइनस एक्स। सही है, बिल्कुल सही है। अब ये माइनस में बाहर ले लूं तो माइनस प्लस का इनफाइनाइट से माइनस का इनफाइनाइट तक डेल माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल 1, ठीक है। लिमिट चेंज कर दूं तो ये माइनस वाला वापस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस का इनफाइनाइट डेल माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल 1। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। कंपेयर कर दो भाई दोनों का कंपेयर, इस ये दोनों भाई 1 1 है, लिमिट सेम है, डी एक्स सेम है, तो ये तो बच रहा है। तो 1 व 2 की तुलना से, 2 की तुलना से ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 डेल x इज इक्वल डेल माइनस एक्स, हैंस प्रूव करो। इतना ही है, करो इसको, ठीक है भाई। नेक्स्ट करते हैं सेकंड, सेकंड इंटरेस्टिंग है भाई। x डेल x इज इक्वल 0, x डेल x इज इक्वल 0, ये इंटरेस्टिंग है। कैसे देखो, इसको प्रूव करना है। सिंस डेल x की वैल्यू 0 नहीं होती जब x की वैल्यू 0, पता है ना आपको, x की वैल्यू 0 होती है ना, 0 पे तो इनफाइनाइट होता है, 0 नहीं है तो ये 0 होता है। और डेल x की वैल्यू 0 हो जाती है जब x नॉट इक्वल 0 होता है, x नॉट इक्वल 0 होता है। अतः व्यापक रूप में, अतः x के सभी मानों के लिए so for all values of x, all values of x, देखो ये 0 है तो ये 0 नहीं है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो फिर भी 0 हो गया ना। अब ये 0 नहीं, ये 0 लेकिन ये 0 नहीं है, समझना, ये 0 नहीं है लेकिन ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, ये 0 है लेकिन ये 0 नहीं है फिर भी मल्टीप्लाई 0, इसका मतलब x डेल x इज इक्वल 0। दोनों में से एक तो कोई ना कोई 0 रहेगा,
या तो ये जीरो रहेगा या फिर ये जीरो रहेगा, कोई ना कोई एक जीरो रहेगा, तो ये टोटल मल्टीप्लाई जीरो। हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। नहीं दिमाग लगा तो दिमाग लगाने की कोशिश करे भाई, इसमें करो। चलो थर्ड, थर्ड करते हैं। चलो थर्ड है एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए इज इक्वल एफ ए डेल एक्स माइनस ए। दो ही लाइन का है ये, दो ही लाइन का है। सिंस देखो डेल एक्स माइनस ए है, डेल एक्स माइनस ए, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती जब एक्स की वैल्यू ए हो, पता है ना ये, और ये वैल्यू जीरो आती है जब एक्स नॉट इक्वल ए हो। तो मुझे जीरो नहीं लेना, क्यों नहीं लेना? फॉर फिजिकल सिग्निफिकेंस। अतः एक्स बराबर ए के लिए, यानी ब्रैकेट में लेना समीकरण की सार्थकता के लिए, समीकरण की सार्थकता के लिए, फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वेशन, फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वेशन 8x इज इक्वल ए, 8x इज इक्वल ए, ब्रैकेट में फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वेशन एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए इज इक्वल एफ ए डेल एक्स माइनस ए। भाई मुझे इसको तो जीरो करना ही नहीं है ना, इसको जीरो नहीं करना। दोबारा समझना, यहां पर मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये बोलना चाह रहा हूं, यदि मैं x इज इक्वल ए कर दूं, x इज इक्वल क्या कर दूं? a, तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो मुझे x इज इक्वल ए तो यहां पर भी करना पड़ेगा ना, x इज इक्वल ए यहां पर भी करना पड़ेगा, तो कर दिया मैंने। और यदि मैं इसकी वैल्यू जीरो कर दूं, जीरो कर दूं, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। फिर चाहे यहां पर चाहे a हो, x हो, y हो, कुछ भी हो, ये तो मेरा जीरो ही रहेगा। तो यदि मैं डायरेक्ट एफ एक्स की जगह एफ ए भी कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट इसका रोल है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर कि ये वैल्यू क्या दे रहा है, ठीक है ना। ये तो मुझे वैसे भी यदि ये सिग्निफिकेंस रखेगा तो एक्स की जगह ए रखना ही पड़ेगा, एक्स की जगह ए रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। यदि मैं नहीं भी रखूंगा तो ये अपने आप ही जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है भाई, ये कर लेना हैंस प्रूफ, ये हो गया। अब चलो इससे आगे प्रॉपर्टीज अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।